हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संसाधनों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा पार्ट है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। सबसे पहले बात करते हैं जैव संसाधन कौन से होते हैं, जिनकी प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है और जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, जैसे कि हम लोग हैं, मनुष्य है, वनस्पति, पेड़ पौधे और जंतु आदि, यानी कि जिनके अंदर जीवन होता है। दूसरे होते हैं अजैव, जो कि इसके नाम से समझ आ रहा है अजैव, जिनके अंदर जीवन नहीं है, यानी कि जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे कि चट्टानें और धातुएं। ठीक है, यह है उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। सेकंड आता है हमारा समाप्यता के आधार पर, यानी कि समाप्ति के आधार पर। तो समाप्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा आता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरण यानी कि जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा जिन्हें दोबारा से नवीकृत या दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा, जल, वन आदि। मतलब ये जो है ख़त्म हो जाते हैं लेकिन दोबारा से वापस रिड्यूस होते रहते हैं, यानी कि जैसे कि सौर ऊर्जा है, सूरज जो है कभी ख़त्म नहीं होता, पवन जो है कभी ख़त्म नहीं होती, जल, वन, ये सब जो है दोबारा से उत्पन्न होते रहते हैं, दोबारा इनकी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जो अनवीकरणीय हैं वो ऐसे संसाधन हैं जो पुनः जो है उत्पन्न नहीं होते। अगर कुछ ऐसे संसाधन हैं भी, अगर वो उत्पन्न हो सकते हैं तो उनको बनने में लाखों वर्ष जो है लग जाते हैं। जैसे कि धातु है, मेटल्स जो होती है, धातु जो होती है वो पुनः चक्रीय यानी कि दोबारा बन सकती है, लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है वो अचक्रीय है, यानी कि एक बार के प्रयोग से वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो धातु है वो तो कैसी है, पुनः चक्रीय है, यानी कि दोबारा से उत्पन्न हो सकती है मेटल। लेकिन जो हमारी जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, कोयला है, ये सब क्या होते हैं, एक बार जो मतलब जल गए, जैसे पेट्रोलियम में एक बार जल गया तो उसके बाद हम उसको दोबारा नहीं बना सकते, तो ये अचक्रीय हैं। तो ये है सेकंड हमारा नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब तीसरा आधार है हमारा स्वामित्व के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि पहला इसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहले जो व्यक्तिगत संसाधन है वो संसाधन होते हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे कि कार। व्यक्तिगत यानी कि जो हमारी पर्सनल संपत्ति है, जैसे आप लोगों के पास आपका मोबाइल है या आपका बैग है, जो भी है वो आपकी क्या है, पर्सनल चीज़ें हैं, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। तो ये होते हैं व्यक्तिगत। सेकंड है हमारा सामुदायिक। सामुदायिक संसाधन कौन से होते हैं, सामुदायिक संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पार्क है, शमशान, तालाब, यानी कि जो किसी एक समुदाय के, एक कम्युनिटी के अंडर आते हैं। जैसे आपके घर के पास कोई पार्क होगा तो वहाँ पे जो है सारे आपकी सोसाइटी के लोग ही जाते होंगे। तो कुछ लोगों के समूह के जो संसाधन होते हैं, मतलब पूरा देश वहाँ पर नहीं जाता होगा, कुछ कम्युनिटीज़ वहाँ पर जाती होंगी। ठीक है, तो कुछ समुदाय यानी कि कुछ लोगों का जो समूह होता है, उनके अंडर में जो संसाधन आते हैं वो होते हैं सामुदायिक। थर्ड है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, जो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाते हैं, यानी कि पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के संसाधन जिस पे, और इसमें जो है जैसे समुद्री सीमा होती है हमारी, ठीक है, जैसे भारत है, उसकी जो समुद्री सीमा है वहाँ से 19.2 किलोमीटर तक जो महासागरीय क्षेत्र होगा, यानी कि समुद्री सीमा से, हमारे देश की जो समुद्री सीमा है वहाँ से 19.2 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा समुद्र का, उस सब पर जो है पूरे एक राष्ट्र का अधिकार होगा, उसमें पाए जाने वाले जो भी संसाधन है उस पर देश का अधिकार होगा। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व के, तो जैसे अभी अपने राष्ट्र में पढ़ा कि 19.2 किलोमीटर तक का जो हिस्सा होगा वो एक राष्ट्र के अंदर आएगा। तो अब उस 12 किलोमीटर यानी कि 19.2 किलोमीटर माइल्स तक के बाद जो 200 किलोमीटर की दूरी से खुले जो महासागरीय संसाधन है उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, यानी कि आगे जाके 200 किलोमीटर तक की दूरी से जो बाद में खुला पूरा महासागर होगा उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा।
इस पर अगर किसी को कुछ रिसर्च करनी है, वहाँ पर जाना है, संसाधनों को ढूंढना है, तो उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उनको उपयोग नहीं किया सकता, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी संस्थाओं की। तो ये थे हमारे 4 संसाधन स्वामित्व के आधार पर। अब उसके बाद आता है हमारा विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। उसके आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है हमारा संभावी संसाधन। संभावी संसाधन जो है, ये वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि हमारे देश में हैं लेकिन हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, यानी कि सौर ऊर्जा का अधिकाधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। ऐसे गुजरात में पवन का, ठीक है, लेकिन हम इतना स्रोत होते हुए हम इसका जो है उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है संभावी संसाधन। दूसरा आता है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि जिनकी खोज हो चुकी है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है, वो विकसित हैं। जैसे कि हमारा पेट्रोलियम, कोयला, इन सब की खोज हो चुकी है और हम इनका यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे विकसित संसाधन जो डेवलप हो चुके हैं। थर्ड आता है भंडार। भंडार यानी कि हमारे पास उसका भंडार हो। वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से हम बाहर हैं। जैसे कि हमारे पास जल है, बहुत जल है, उसमें अब सबको पता है, आप साइंस पढ़ते हो, जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, लेकिन इन दोनों को अलग करने की प्रक्रिया की जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे पास नहीं है। यानी कि हमारे पास इसका भंडार तो है लेकिन उसको अलग करने की तकनीक जो है वो हमारे पास नहीं है। फोर्थ आता है संचित कोश। संचित यानी कि बचा के रखना, ऐसा कोश। ये संसाधन जो है वो भी भंडार का ही हिस्सा है, क्योंकि हमारे पास हमने इसको बचा के रख रखा है भंडार की तरह, लेकिन हमारे पास तकनीक भी है इसको निकालने की, लेकिन हम इसका प्रयोग जो है नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, ताकि हम भविष्य में इसका यूज़ कर सके, इसलिए हमने इसको बचा के रख रखा है। तो ये थे विकसित विकास के स्तर के आधार पर 4 पार्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे संसाधन जो है कितने भागों में डिवाइड हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।